वोल्टेज आउट ऑफ रेंज का मैसेज आता है तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है कि आपको यदि इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेंज का मैसेज आता है, आप ऐसा यूनिट पैनल पर जाके देखा, आपको इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेंज का मैसेज मिलता है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, रीसेट बटन दबाना है और उसके बाद में LSSIT लैंप बुझ जाता है तो उसके बाद में आपको पीसीबी क्लोज करना है। फिर 3 जगह आपको OHE वोल्टेज के लिए क्रॉस चेकिंग करना है। यहाँ ऐसा यूनिट वाले लोगों में OHE का वोल्टेज जो है वो 16.5 से 31 के बीच में होना चाहिए। इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि आपका वोल्टेज 16.5 से कम हो सकता है या 31 से ज्यादा हो सकता है। तो आपको एक तो हमारा जो स्पीडोमीटर है, वो स्पीडोमीटर S1 स्पीडोमीटर में आपको OHE वोल्टेज दर्शाता है तो वो देख लो। फिर UA मीटर में भी आपको OHE वोल्टेज दिखाता है, वहां पर चेक कर लो। और ऐसा यूनिट की जो डिस्प्ले पैनल है वहां पर भी आपको OHE वोल्टेज दिखाता है तो वो भी आपको चेक करना है। तीनों जगह पर आप OHE वोल्टेज सही है या नहीं है वो चेक कर लो। और चेक करने पर आप ये पाते हो कि OHE वोल्टेज आउट ऑफ रेंज है, मतलब 31 से ज्यादा या फिर 16.5 से कम है, तो वहां पर हमारे हाथ में कोई बात रहती नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि आपको सीधा TPC से बात करना है, TLC से बात करना है और वही नियम लगेगा आपका। TPC TLC से बात करके उसके आदेश अनुसार कार्यवाही, उसके आदेश अनुसार कार्यवाही रहेगी। और यदि OHE वोल्टेज 16.5 से 31 के बीच में है, मान लिया कि आपको मैसेज तो मिला लेकिन आपने तीनों जगह पर क्रॉस चेक किया, वहां पर आपको 16.5 से 31 के बीच में आपको OHE वोल्टेज मिलता है, तो फिर आपको क्या करना है कि एक बार रीसेट बटन दबा के आप प्रयास करो। रीसेट बटन दबाओ, उसके बाद लोको एनर्जाइज करो और यदि आपका लोको एनर्जाइज हो जाता है तो आप गाड़ी चलाओ। और यदि सफलता नहीं मिलती है, रीसेट बटन दबाने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो वहां हमारे पास एक और उपाय है कि हम BCB ओपन करेंगे, पेंटो लोअर करेंगे, IP मैग्नेट वाल्व का कॉक बंद करेंगे और कुछ देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए बैटरी को ऑफ करेंगे, फिर वापस बैटरी को ऑन करके लोको एनर्जाइज करेंगे। यदि हमें सफलता मिल गई, मतलब अब ये मैसेज नहीं आता है, तो फिर गाड़ी चलाएंगे और बैटरी को ऑन ऑफ करने के बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम सहायता मांगेंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ भाई, इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेंज का मैसेज आता है, वहां किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर देखो, ये दोनों TSD आप टिक मार्क करके रखना, B और C है ना, आपकी किताब में टिक मार्क करके रखना। दोनों TSD बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। उसमें है कि यदि BLVMT ओपन है और SIV चलता नहीं है, मतलब कि BLVMT की ओपन कंडीशन में, BLVMT की ओपन कंडीशन में ऐसा यूनिट स्टार्ट नहीं होता है। भाई BLVMT ओपन है और हम डीजे क्लोज करें तो ऐसा यूनिट स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन BLVMT की ओपन कंडीशन में यदि ऐसा यूनिट स्टार्ट नहीं होता है तो कोई बता सकता है कि खराबी कहां हो सकती है? ऐसा यूनिट की कंट्रोल सर्किट आपको बताई थी। या फिर कंट्रोल सर्किट खोल के बताओ, ऐसा यूनिट की कंट्रोल सर्किट खोल के भी बता सकते हो कि ऐसा यूनिट यदि BLVMT की ओपन कंडीशन में हम डीजे क्लोज करते हैं तो ऐसा यूनिट 10 से 12 सेकंड में स्टार्ट होकर LSCHBA बुझना चाहिए, लेकिन LSCHBA बुझता ही नहीं है, मतलब आपका ऐसा यूनिट स्टार्ट ही नहीं होता, ना कोई आवाज आती है ऐसा यूनिट स्टार्ट होने की या ऑक्सिलरी चलने की। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा वो आप बताओ। CCINV फ्यूज चेक करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि आप क्या करोगे, CCINV फ्यूज चेक करोगे, बस, है ना।
क्योंकि ऐसा यूनिट की जो कंट्रोल सर्किट है, ऐसा यूनिट का जो यूनिट है, उसको जो बैटरी की वोल्टेज जाती है वो CCINV 6 एम्पियर का फ्यूज है, तो CCINV फ्यूज से जाती है, तो आपको CCINV फ्यूज चेक करना है। भाई डीजे आपका क्लोज है कि नहीं वो चेक कर लो, तो डीजे तो क्लोज हो रहा है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं चलता है, तो ऐसा यूनिट नहीं चलता है BLVMT की ओपन कंडीशन में, तो CCINV फ्यूज चेक करो, यदि मेल्ट है तो बदल दो, यदि फिर से मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पे रखो और फ्यूज बदली करें। दूसरा आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि यदि BLVMT क्लोज है और ऐसा यूनिट यही नहीं चलता है, मतलब कि रिस्टार्ट नहीं होता है। भाई BLVMT हम क्लोज करते हैं तो हमने सर्किट से पढ़ा था कि BLVMT क्लोज करने पर आपका QSVM रिले एनर्जाइज होता है और QSVM 2 सेकंड के लिए टेम्पोराइज टू क्लोज है। तो जैसे हम BLVMT क्लोज करते हैं तो ऐसा यूनिट की जो कंट्रोल सर्किट है उसके ऊपर BLVMT का NC तो खुल जाएगा, तो उसका मतलब ऐसा यूनिट बंद हो जाएगा, और BLVMT क्लोज करने से QSVM एनर्जाइज हुई तो उसका 2 सेकंड बाद एनो इंटरलॉक जो है वो ऐसा यूनिट की कंट्रोल सर्किट पे लगेगा, तो 2 सेकंड बाद ऐसा यूनिट स्टार्ट होगा। मतलब जब आप BLVMT क्लोज करते हो तो पहले ऐसा यूनिट बंद होता है और 2 सेकंड के बाद में रिस्टार्ट होता है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम मिल रही है कि आपने BLVMT क्लोज किया और ऐसा यूनिट तो बंद हो गया, लेकिन 2 सेकंड बाद जो स्टार्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो आप कोई बता सकते हो कि यदि ऐसा यूनिट रिस्टार्ट नहीं होता है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? सर्किट खोलो फटाफट, ऐसा यूनिट ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट, CCA फ्यूज और QCVM, CCA फ्यूज है, QCA रिले, CCA फ्यूज और QCM रिले को एनर्जाइज सुनिश्चित करेंगे। QSVM रिले, वेरी गुड। CCA फ्यूज बराबर होना चाहिए, QSVM रिले बराबर होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आपको वही 2 चीज देखनी है और कोई खास कुछ है नहीं। तो CCA फ्यूज चेक करो, यदि मेल्ट है तो बदल दो, यदि आवश्यकता है तो होबा का उपयोग करो, और QSVM रिले एनर्जाइज होना चेक करो। यदि QSVM रिले एनर्जाइज नहीं है तो QSVM को वेज कर दो। QSVM को क्या कर देना है? वेज कर देना है। अब जब QSVM वेज करते हो तो एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि QSVM क्या काम करती थी? ऐसा यूनिट को 2 सेकंड के बाद स्टार्ट करती थी। क्यों 2 सेकंड के बाद स्टार्ट करती थी? क्योंकि जब आप BLVMT क्लोज करो तो BLVMT क्लोज करते ही आपका C107, C105 और C106 क्लोज हो जाए, और उसके 2 सेकंड बाद उसका एनो इंटरलॉक, QSVM का एनो इंटरलॉक ऐसा यूनिट पे लगे और ऐसा यूनिट रिस्टार्ट हो। मतलब ब्लोअर के कॉन्टेक्टरों को ऑफ लोड, ब्लोअर के कॉन्टेक्टरों को ऑफ लोड क्लोज कराने का काम करती थी QSVM। तो कभी कभी QSVM का काम भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टरों को ऑफ लोड क्लोज कराने का काम है QSVM का। 2 सेकंड बाद वो ऐसा यूनिट को स्टार्ट करती है, कराती है। तो जब आपने QSVM को वेज कर दी तो वहां पर ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर ऑफलोड क्लोज होने का जो प्रावधान था वो खत्म हो जाएगा। तो फिर वो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, वो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी कि जब हम QSVM को वेज कर देते हैं तो कभी भी आपको डीजे क्लोज करना है तो आप पहले BLVMT को क्लोज कर दोगे। कहने का मतलब कि आप जब भी डीजे क्लोज करना चाहते हो, न्यूट्रल सेक्शन के बाद क्लोज करो या इनिशियली डीजे क्लोज करते हो, तब आप पहले BLVMT क्लोज करो। तो जैसे ही BLVMT क्लोज करोगे तो आपको पता है कि भाई बैटरी के वोल्टेज से C107, 105 और 106 जो है उसके कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। तो कॉन्टेक्टर पहले क्लोज हो गए, उसके बाद आप डीजे क्लोज करोगे, तो जैसे डीजे क्लोज करोगे तो आपका ऐसा यूनिट स्टार्ट होगा, ऐसा यूनिट स्टार्ट होगा। मतलब
कि वहां पर वो सावधानी हम खुद रखते हैं कि पहले हम ऑफलोड कॉन्टेक्टरों को क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद डीजे क्लोज करते हैं, ताकि जो सावधानी QSVM के द्वारा हो रही थी वो सावधानी बाईपास ना हो। हम पहले BLVMT क्लोज करेंगे, उसके बाद VCB को क्लोज करेंगे, ताकि ऑफ लोड ही हमारे ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे। तो ये सावधानी भी आपको याद कर लेनी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि QSVM को वेज करने पर क्या सावधानी रखोगे, तो सिंपल सा एक ही लाइन का आपका जवाब है, जब कभी डीजे क्लोज करना है तो पहले BLVMT को क्लोज करेंगे, फिर डीजे को क्लोज करेंगे। चलो, यहां पर एक बात हम और कर लेते हैं कि भाई आपका चलते चलते डीजे ट्रिप हुआ। क्या हुआ? चलते चलते डीजे ट्रिप हुआ। और जैसे ही डीजे ट्रिप हुआ, आपने क्या करोगे? LSSIT लैंप चेक करोगे। ऐसा यूनिट वाला लोको है, तो आपने LSSIT लैंप प्रकाशित देखा तो कहां जाओगे? ऐसा यूनिट की डिस्प्ले पैनल पर। और ऐसा यूनिट की डिस्प्ले पैनल पर गए और वहां आपको इंटरनल फॉल्ट का लैंप प्रकाशित मिला। वहां पर आपको इंटरनल फॉल्ट का लैंप प्रकाशित मिला। और डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देखते हो तो डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको मैसेज आता है अर्थ फॉल्ट। डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज क्या आता है? अर्थ फॉल्ट। फॉल्ट कहां है? फॉल्ट का नंबर ये क्या है? इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा यूनिट के अंदर कोई फॉल्ट है। इंटरनल फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा यूनिट के अंदर फॉल्ट है। और फॉल्ट कौन सा है? तो अर्थ फॉल्ट है। तो उस केस में आपको वहां पर स्क्रीन जो है उसके साथ आपको मैसेज मिलेगा कि आपका यदि फैन फॉल्ट होगा, ऐसा यूनिट जैसे दूसरी ऑक्सिलरी हम ठंडी करने के लिए फैन रखते हैं, ब्लोअर रखते हैं, तो यहाँ ऐसा यूनिट को भी ठंडा करने के लिए उसके अंदर फैन है। तो यदि ये फैन बंद हो गया या फैन की MCB ट्रिप हो गई तो आपको ये मैसेज मिलता है इंटरनल फॉल्ट का। तो आपको मैसेज के अनुसार ट्रबल शूट करनी है। स्क्रीन पर कौन सा मैसेज है? फैन फॉल्ट का है तो वो करनी है, ओवर टेम्परेचर का है तो वो करनी है, सिंगल फेजिंग का है तो वो TSD करनी है। तो फैन फॉल्ट का मैसेज है तो आपको क्या करना है कि SIV जो है वहां पर नीचे की साइड में आप देखोगे तो वहां MCB लगी रहती है। तो वो MCB यदि ट्रिप हुई है, वो फैन की MCB होती है, तो MCB ट्रिप हुई है तो MCB को रीसेट कर दो। और ऐसा यूनिट को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन दबाओ। रीसेट बटन दबाने के बाद आपका LSSIT लैंप बुझ जाएगा। लोको को एनर्जाइज करो और आप गाड़ी चलाओ। क्लियर? लेकिन कुछ लोगों में क्या है कि MCB नहीं रहती, ये MCB नहीं लगी रहती, लेकिन मैसेज आ गया फैन फॉल्ट का, MCB तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें ऐसा यूनिट को रीसेट करना है तो हम बैटरी को ऑफ करके ऑन करेंगे। बैटरी को ऑफ करके ऑन करेंगे। तो जब कभी बैटरी को ऑफ करके ऑन करना है उसका मतलब कि आपको VCB ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है, HBA को 0 पे रखना है और कुछ सेकंडों के बाद वापस उसे ऑन पर रखना है। और फिर से आपको BLDJ क्लोज करना है, BLRDJ को प्रेस करके लो को एनर्जाइज करना है। यदि आपको सफलता मिल गई तो आपकी गाड़ी चलेगी। और यदि इतना काम करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आपका लोको फेल है। फिर आपका लोको जो है वो फेल है, आप सहायता मांगोगे। क्लियर? दूसरी बात आती है कि भाई आपको इंटरनल फॉल्ट के साथ
आपको मैसेज मिलता है ओवर टेम्परेचर का, इंटरनल फॉल्ट के साथ मैसेज मिलता है ओवर टेम्परेचर का। तो जब आपको इंटरनल फॉल्ट के साथ ओवर टेम्परेचर का मैसेज मिलता है तो उसका मतलब कि आपके ऐसा यूनिट में ओवर टेम्परेचर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा यूनिट को रीसेट करने के लिए या LSSIT लैंप बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, रीसेट बटन को दबाएंगे, लेकिन लो को एनर्जाइज नहीं करेंगे, केवल रीसेट बटन दबाएंगे और 10 मिनट तक हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट का समय देंगे और 10 मिनट के बाद हम VCB क्लोज करेंगे। और यदि हमारा SIV जो है नॉर्मल चालू हो जाता है तो फिर ब्लॉक सेक्शन साफ करके TLC को सूचित करेंगे। और 10 मिनट के बाद भी यदि हमारा लोको एनर्जाइज नहीं होता है या यही मैसेज दोबारा आता है तो फिर हम सहायता इंजन की मांग करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें कोई ओवर टेम्परेचर में? चलो ठीक है। उसके बाद में आता है सिंगल फेजिंग, मतलब कि आपका LSSIT लैंप प्रकाशित हुआ, डीजे ट्रिप हुआ, आप ऐसा यूनिट के पैनल पर गए तो वहां पर इंटरनल फॉल्ट का लैंप जल रहा था, स्क्रीन पर देखा तो वहां पर आपको सिंगल फेजिंग का मैसेज मिल रहा था। तो जब आपको सिंगल फेजिंग का मैसेज मिलता है तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सिलरी या कॉन्टेक्टरों के अंदर सिंगल फेजिंग हुआ है। तो हमें एक एक करके सभी ऑक्सिलरी को आइसोलेट कर करके देखना है कि कौन सी ऑक्सिलरी को आइसोलेट करने पर ये मैसेज नहीं आता है। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, तो हम MCP से शुरुआत करेंगे। MCP की मोटर जो है ज्यादा HP की है तो वहां पर सिंगल फेजिंग होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो हम शुरुआत MCP से करते हैं कि भाई HCP की पोजीशन बदल बदल कर हम MCP को आइसोलेट कर करके प्रयत्न करेंगे। उसके बाद अलग अलग जो हमारी दूसरी ऑक्सिलरी है उसको आइसोलेट करके प्रयत्न करेंगे। जो ऑक्सिलरी में हमें आइसोलेट करने पर ये मैसेज नहीं आता है, जिस ऑक्सिलरी को आइसोलेट करने पर ये मैसेज नहीं आता है तो उसे आइसोलेट करके हम लोको एनर्जाइज करके गाड़ी चलाने का प्रयत्न करेंगे। और अंतिम बात इसमें यह आती है कि इंटरनल फॉल्ट का आपका मैसेज है, लेकिन वहां पर आप मैसेज देखते हो स्क्रीन पर, इंटरनल फॉल्ट का आपका लैंप जल रहा है लेकिन मैसेज देखते हो तो कोई अन्य ही मैसेज आता है। उपरोक्त 3 मैसेज में से कोई मैसेज नहीं है, मतलब फैन फॉल्ट का मैसेज है तो उसके लिए ट्रबल शूट क्लियर है। यदि आपका सिंगल फेजिंग का मैसेज है तो उसके लिए भी ट्रबल शूट क्लियर है। यदि आपका ओवर टेम्परेचर का मैसेज है तो उसके लिए भी ट्रबल शूट क्लियर बोल रही है। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य मैसेज आता है तो फिर हमें क्या करना है, तो अन्य मैसेज आता है तो जैसे आप QA के केस में, अर्थ फॉल्ट के केस में जो आप ट्रबल शूटिंग करते थे वही की वही ट्रबल शूट यहां पर है। तो यहां पर आपको अन्य मैसेज आता है तो सबसे पहला काम ये करना है कि रीसेट बटन दबाओ, और रीसेट बटन दबाकर LSSIT लैंप बुझ जाता है तो आप लोको एनर्जाइज करो। लोको एनर्जाइज हो गया, आप गाड़ी चलाओ, सफलता मिल जाए तो। लेकिन यदि सफलता नहीं मिलती है, मतलब रीसेट बटन दबाकर आपने लोको एनर्जाइज करने गए लेकिन फिर से आपको इंटरनल फॉल्ट के साथ यही मैसेज वापस आता है, तो फिर कुछ सेकंडों के लिए आपको बैटरी को ऑफ करके ऑन करना है और उसके बाद लोको एनर्जाइज करना है। बैटरी ऑन ऑफ करके, ऑफ ऑन करके आपने देख लिया, सफलता मिल गई तो गाड़ी चलाओ, और यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर ट्रबल शूट करनी है। तो ट्रबल शूट में क्या करोगे कि यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो जैसे आर्नो वाले लोगों में आप करते थे कि भाई BL के सभी स्विचों को ओपन करो, मतलब BL-VMT, BL-CP, BL-CPD को ओपन कर दो, और सभी ऑक्सिलरी मोटरों को भी, जो हमारी ऑक्सिलरी मोटर्स है उसको भी उसकी संबंधित स्विचों के द्वारा कार्य से अलग करें, मतलब HPH, HVSL1, HVSL2, HVSI1, HVSI2, HVRH, HVMT1, HVMT2, HCHBA,
और HRAVT, यहां पर आपको HRAVT मिलेगी, तो HRAVT से एक साथ 4 उपकरण जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। तो HRAVT को आप 0 पे रख दो। और कुछ लोगों में यदि HRAVT नहीं लगी है, अधिकतर आजकल सभी लोगों में आपको HRAVT मिलेगी, कोई बहुत पुराना ऐसा यूनिट वाला लोको है तो उसमें शायद नहीं है, तो आपको क्या करना है कि CCRA 1-2 को निकाल देना है और CCVT फ्यूज को निकाल देना है, और TFVT CCTV फ्यूज को निकाल दे, CCVT फ्यूज को निकाल देना है, और यदि TFVT के पास में MCB लगी है तो उसे ट्रिप कर देना है। मतलब सभी ऑक्सिलरी को आपको बंद कर देनी है, उसकी सभी की स्विचों आपको 0 पे रख देनी है, और स्टार्टिंग स्विच जो है उसको भी ऑफ कर देना है, ओपन कर देना है, और फिर लो को आपको एनर्जाइज करना है। तो अब 2 बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने सब ऑक्सिलरी बाईपास करके रखी है और आप लो को एनर्जाइज करते हो, तो उस केस में केवल आपका डीजे क्लोज होगा और ऐसा यूनिट चलेगा। तो जब आपका डीजे क्लोज करके आपका ऐसा यूनिट स्टार्ट हुआ है, तो वहां आपको देखना है कि हमारा डीजे कायम रहा। तो अब एक एक करके स्विचों को क्या करना है, नॉर्मल करना है। जिस स्विच को नॉर्मल करने पर आपको इंटरनल फॉल्ट के साथ वही अन्य मैसेज आपको दिखता है, तो आपको पकड़ में आ गया कि इस सर्किट में खराबी है, तो आप उस स्विच को वापस 0 पे रख दो और उसकी जो सावधानी है वो सावधानी लेते हुए आप कार्य करो। और दूसरी बात यह आती है कि आपने BL के सभी स्विच ओपन कर दिए, टीबी पैनल पर लगे सभी स्विच आपने 0 पे रख दिए, HRAVT को 0 पे रख दिया, और उसके बाद में VCB क्लोज किया, लेकिन आपका VCB कायम नहीं रहता है। तो अब हमें पता है कि खराबी तो है लेकिन हमें मिलती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सहायता मांगेंगे। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इंटरनल फॉल्ट बराबर सर। ओके, चलो ठीक है। 10 मिनट ब्रेक है। 10 मिनट ब्रेक पर्टिकुलर उसके लिए TSD दे रखी है, और यदि अन्य कोई मैसेज आता है तो फिर आपको QA की तरह जो हम ट्रबल शूट करते थे, बिल्कुल सेम यहाँ पर उसी तरह का ट्रबल शूट है, वो आपको करना है। और दूसरी बात हम करते हैं कि भाई LSSIT लैंप आपका डीजे ट्रिप हुआ, LSSIT लैंप प्रकाशित हुआ, तो आप डिस्प्ले पैनल पर गए और डिस्प्ले पैनल पर आपने देखा कि एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप जल रहा है, एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप जल रहा है, या LED है तो LED जल रही है, और आप स्क्रीन पर चेक करते हो तो स्क्रीन पर आपको ओवर करंट का मैसेज मिलता है। यहाँ पर देखो 2 बात है, या तो आपको ओवर करंट का मैसेज मिल सकता है या अर्थ फॉल्ट का मैसेज मिल सकता है, एक्सटर्नल फॉल्ट में भी। तो ओवर करंट का मैसेज मिलता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा यूनिट से चलने वाली ऑक्सिलरी है, उसमें कहीं ना कहीं ओवर करंट हुआ है। तो हमें ऑक्सिलरी पावर सर्किट है उसकी पूरी जांच करनी है, तथा टीके पैनल पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर चिपक तो नहीं गया, मतलब सभी ओपन है, वो चेक करना है। और किसी ऑक्सिलरी मोटर में कोई खराबी मिलती है, मानो कि आपको पूरी पावर सर्किट चेक की, उसमें यदि आपको कोई ऑक्सिलरी के अंदर कोई खराबी मिलती है तो उसे आइसोलेट करना है, उसकी स्विच को 0 पे रखकर उसे आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद आप रीसेट बटन दबाओ, रीसेट बटन दबाकर LSSIT लैंप बुझ जाए, उसके बाद आप लो को एनर्जाइज करो और नॉर्मल रूप से आप गाड़ी चलाओ। मतलब कि जो ऑक्सिलरी आइसोलेट की है उसकी सावधानी का आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि भाई आप जब खराबी चेक करते हो तो खराबी कोई मिलती नहीं है, खराबी कोई मिलती नहीं है, लेकिन मैसेज आया है एक्सटर्नल फॉल्ट ओवर करंट।
तो फिर हमें यहाँ पर वापस सभी ऑक्सिलरी को आइसोलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो उससे पहले जैसे हम रिले रीसेट करते थे, ऐसे यहाँ पर QSIT को रीसेट करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रीसेट बटन दबाएंगे, LSSID हम बुझ जाए, उसके बाद में लो को एनर्जाइज करेंगे और सफलता मिलती है तो गाड़ी चलाएंगे। लेकिन रीसेट बटन दबाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो कुछ सेकंडों के लिए बैटरी को ऑफ करके ऑन करेंगे और फिर लो को एनर्जाइज करेंगे और एनर्जाइज करने पर सफलता मिल जाती है तो गाड़ी चलाएंगे। के ऑन किया, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो बिल्कुल सेम जो हमने अभी QA की तरह TSD की थी, तो भाई कौन सी ऑक्सिलरी में खराबी है वो पकड़ने के लिए हमें वापस BL के सभी स्विचों को ओपन कर देना है। TB पैनल पर लगे सभी स्विच, हमारी ऑक्सिलरी के सभी स्विच जो है उसको 0 पे रख देना है, HRA VT को 0 पे रख देना है और उसके बाद में लोको को एनर्जाइज करना है। और यदि आपका VCB कायम रहता है तो फिर एक एक करके स्विचों को सर्विस में लाना है, ऑक्सिलरी को सर्विस में लाना है, मतलब स्विचों को 0 से 1 पे लाना है। जिस स्विच को 0 से 1 पे लाने पर आपका VCB ट्रिप होता है और यही मैसेज आता है तो उस स्विच को वापस 0 पे रख दो, दूसरी सब स्विचों को नॉर्मल कर दो और उसकी सावधानी का पालन करते हुए, मानो कि आपने HVRH को 0 से 1 पे किया और आपका अर्थ फॉल्ट का लैंप प्रकाशित हुआ, एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप प्रकाशित हुआ, अर्थ फॉल्ट का मैसेज आया तो आपको पता चल गया कि भाई MBRH में या उसकी कोई सर्किट जो है वहां पर कहीं ना कहीं अर्थ फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, HVRH को 0 पे रख देंगे और Q118 को वेज करेंगे, 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे। तो सिंपल सा वही काम यहाँ पर भी है जो आपने अभी इंटरनल फॉल्ट में अन्य मैसेज आता था वहां पर किया था। और यदि आपने सभी स्विचों को 0 पे रखा, BL के स्विचों को ओपन करके रखा है और उसके बावजूद भी आपका VCB कायम नहीं रहता है, मतलब आप VCB क्लोज करते हो, VCB क्लोज ओपन हो जाता है, तो उस केस में अब हमारे पास कोई उपाय रहता नहीं है, क्योंकि जो आपने सभी सर्किट को तो बाईपास कर रखा है, उसके बावजूद भी आपका VCB ट्रिप होता है तो उसका मतलब है कि आपका अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हमने तो सब स्विचों को ओपन कर रखी है। तो उस केस में हमारे पास कोई उपाय रहता नहीं है, केवल एक उपाय रहता है कि हम सहायता मांगेंगे PLC को बोलकर। और दूसरी बात आती है कि एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है। यहां पर थोड़ा सा समझने जैसा है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सभी TSD कि आपका डीजे ट्रिप हुआ, SIT लैंप हुआ, डिस्प्ले पैनल पर देखा तो एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप जल रहा था, स्क्रीन पर देखा तो अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता था। तो भाई नॉर्मल रिले रीसेट करने के लिए आपको रीसेट बटन तो दबाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक बार फॉल्ट आया है तो सभी ऑक्सिलरी को, जैसे अपन आर्नो वाले लोगों में चेक करते थे, तो आपको पूरी पावर सर्किट में जितनी भी ऑक्सिलरी लगी है वो सभी ऑक्सिलरी की जांच करनी है। जो हमारे EM टाइप कॉन्टेक्टर है उसको चेक करने हैं कि कहीं वो चिपक तो नहीं गए, ओपन होना चेक करना है। और यदि आपको कोई खराबी किसी ऑक्सिलरी में मिल जाती है तो वहां हमारा काम हो जाता है। खराबी का मतलब कि ऑक्सिलरी ज्यादा गर्म है, वहां पर धुआं निकलता है, आप उसको देखो तो जलने की बू आती है, तो वो खराब है, मतलब वहीं से अर्थ फॉल्ट है। तो
यदि आपको खराबी मिल गई तो सिंपल बात है, आप उसके संबंध के द्वारा उसे आइसोलेट कर दो और उसकी जो सावधानी है उसका पालन करते हुए आप गाड़ी वर्क करोगे। लेकिन दिक्कत तब आती है कि आप पूरी पावर सर्किट चेक करते हो ऑक्सिलरी की, लेकिन आपको कहीं कोई खराबी नहीं मिलती है। तो जब खराबी नहीं मिलती है तो हमको क्या करना है कि अब फिर से लो को एनर्जाइज करना है। तो पहले रीसेट बटन दबाओ, लो को एनर्जाइज करो, और यदि वहां पर आपको सफलता मिल गई तो आप गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। लेकिन यदि सफलता नहीं मिलती है, यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, रीसेट बटन दबाया उसके बावजूद भी आपको लो को एनर्जाइज नहीं होता है, तो उस केस में आपके पास और एक उपाय है कि कुछ सेकंडों के लिए बैटरी को ऑफ करो और फिर ऑन करो। नियम वही रहेगा, डीजे ओपन, पेंटो लोअर, आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद। अब बात यहां पर ये आती है कि भाई आपने बैटरी को ऑफ करके ऑन किया और गाड़ी आपकी मतलब आपको सफलता मिल गई, आपका डीजे मेंटेन हो गया, मैसेज नहीं आया, आप गाड़ी चलाओ। लेकिन बैटरी को ऑफ करके ऑन किया उसके बावजूद भी यदि आपका यही मैसेज के साथ में वीसीबी ट्रिप होता है, तो आपको पहली बार तो आप सभी ऑक्सिलरी को चेक करके आए थे, खराबी तो मिली नहीं थी, लेकिन खराबी जरूर है, खराबी है, जिसके कारण ये मैसेज आता है, आता रहेगा जब तक खराबी दूर नहीं करोगे। तो बिल्कुल सेम जो अभी तक हमने टीएसडी की, तो यहाँ तीनों टीएसडी में बिल्कुल सेम ही आता है। देखो कि भाई बीएल के सभी स्विचों को कर दो और सभी ऑक्सिलरी मोटरों को सर्विस से हटाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी जो आइसोलेटिंग स्विच है उसको 0 पे रख दो, एचवीआरएच को भी 0 पे रख दो, और एक एक करके 0 पे रख दो, और उसके बाद में फिर लोको को एनर्जाइज करो। वहां दो केस है कि आपने सभी को 0 पे रख दिया और लो को एनर्जाइज किया, और यदि आपका वीसीबी कायम नहीं रहता है, वीसीबी कायम नहीं रहता है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो हमने एचएसआईवी स्विच की बात करी थी, तो वो एचएसआईवी स्विच जो है उसका उपयोग करना है। यदि हमारा वीसीबी कायम नहीं रहता है तो एचएसआईवी स्विच जो है उसको 0 पे रखो और ईएलडी अर्थ फॉल्ट बाईपास स्विच को प्रेस करो। तो 45 मिनट के लिए आप अब अर्थ फॉल्ट को बाईपास किया है, 45 मिनट के लिए टाइमर उसका ऑन हो जाएगा ईएलडी बाईपास दबाने पर, और आपको संकेत भी मिल जाएगा कि डिस्प्ले पैनल पर अर्थ फॉल्ट बाईपास का लैंप प्रकाशित हो जाएगा। तो 45 मिनट में तो आप कोई भी सेक्शन क्लियर कर सकते हो। तो ये जब डीजे कायम नहीं रहता था तब की बात थी, लेकिन सिंपल सा कि यदि आपने सभी ऑक्सिलरी को बाईपास करके रखी है, आइसोलेट करके रखी है, और वीसीबी क्लोज किया और वीसीबी आपका क्लोज हो गया, तो फिर नॉर्मल वही बात कि एक एक करके स्विचों को वापस सर्विस में लाते जाओ, ऑक्सिलरी को सर्विस में लाओ। जिस स्विच को नॉर्मल करने पर आपका यही मैसेज आता है, मतलब एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है, तो उस ऑक्सिलरी को आप आइसोलेट करो, उसकी स्विच को 0 पे रखकर उसकी सावधानी का पालन करो और कार्य करो। तो यहाँ सिंपल सा समझने वाला एक ही पॉइंट है कि दो केस थे आपके, एक इंटरनल फॉल्ट में अन्य मैसेज, तो वहां पर भी यही टीएसडी थी, फिर एक्सटर्नल फॉल्ट में ओवर करंट, तो भी यहां पर यही टीएसडी थी। लेकिन जब आपका एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है, तो वहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा बात आती है कि जब आप सभी बीएल के स्विचों को ओपन करते हो और बीएल के स्विचों को ऑक्सिलरी के स्विचों को 0 पे रखते हो और फिर वीसीबी क्लोज करते हो, और वहां जब सफलता नहीं मिलती है, तो फिर वहां हमें क्या करना है, एचएसआईवी स्विच का उपयोग करना है, और 45 मिनट के लिए टाइमर जो है, मतलब एचएसआईवी स्विच को 0 पे रखकर ईएलडी बाईपास बटन दबाना है,
और उसके बाद में 45 मिनट के लिए आपका अर्थफोल्ड जो है वो बाईपास हो जाएगा। तो 45 मिनट के अंदर आपको सेक्शन क्लियर करना है और टीएलसी से परामर्श करना है। लेकिन यदि आपका बीसीबी क्लोज हो जाता है तो खराबी वाली सर्किट का पता लगाना है और उसको आइसोलेट करना है, बस सिंपल सा। क्लियर सबको? जवाब भाई, हमने बीएलसीपी क्लोज की तो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर क्लोज होने चाहिए, एमआर प्रेशर बनना चाहिए, कंप्रेसर चलने चाहिए। तो आपका तो एमआर प्रेशर नहीं बनेंगे तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि भाई कंप्रेसर चलते हैं कि नहीं। कंप्रेसर नहीं चलोगे तो आप चेक करोगे कि भाई आपके कॉन्टेक्टर क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वहां देखा कि कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं। तो आपको मालूम है कि कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट पर क्यूकॉन का इंटरलॉक लगा है, एनओ। तो यदि क्यूकॉन एनर्जाइज होगी तो ही कंप्रेसर आपके चलेंगे। तो क्यूकॉन का एक एनसी इंटरलॉक आपका LSCHBA लैंप पर भी लगा है। तो जब क्यूकॉन एनर्जाइज होगी तो LSCHBA लैंप बुझेगा। तो वहां सिंपल सी बात है कि भाई आप सबसे पहले यदि आपके कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो आप LSCHBA लैंप को चेक करो। और यदि LSCHBA लैंप प्रकाशित है तो क्यूकॉन रिले का एनर्जाइज होना सुनिश्चित करें। और यदि क्यूकॉन रिले एनर्जाइज नहीं है तो क्यूकॉन को क्या कर देना है? वेज कर देना है। क्लियर? तो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं, वहां पर दो ही बात आती है। एक तो LSCHBA लैंप को चेक करो, यदि लैंप प्रकाशित है तो सिंपल सी बात है कि क्यूकॉन आपकी एनर्जाइज नहीं होगी, क्यूकॉन को चेक करो। यदि क्यूकॉन एनर्जाइज नहीं है तो क्यूकॉन को वेज कर दो। और दूसरा बात ये आता है कि हमें पता है कि भाई कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट पर QTD 101 का एनओ कॉन्टेक्ट लगता है। तो QTD 101 एनर्जाइज होनी चाहिए। तो यदि LSCHBA लैंप प्रकाशित नहीं है, मतलब कि बुझा हुआ है, तो QTD 101 को चेक करो। और यदि ये रिले एनर्जाइज नहीं है तो उसे वेज कर दो, उसे वेज कर दो। और जब आप QTD 101 को वेज करते हो तो आपको ये सावधानी, QTD क्या काम करती थी? कंप्रेसरों के कॉन्टेक्टरों को 5 सेकंड के बाद क्लोज कराती थी। तो हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि LSCHBA बुझने के 5 सेकंड बाद ही BLCP को क्लोज करना है। जब आपने QTD 101 को वेज किया है तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी, LSCHBA बुझने के 5 सेकंड बाद ही BLCP को क्लोज करना है। और यदि आपने क्यूकॉन को वेज किया है, यदि आपने जरूरत पड़ी क्यूकॉन को वेज किया है तो आपको क्यूकॉन के साथ साथ Q118 को भी वेज करना पड़ेगा, अन्यथा आपका डीजे ट्रिप होगा। यदि आपने Q118 को वेज नहीं किया तो आपका डीजे ट्रिप होगा। कोई बता सकता है कैसे डीजे ट्रिप हो सकता है? ऐसा यूनिट कंट्रोल सर्किट आपको बताई थी, ये बात भी बताई थी, मुझे भी याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्यूकॉन रिले आप वेज करते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो Q118 की ब्रांच है उसके ऊपर क्यूकॉन का एनसी इंटरलॉक है। तो जब आप क्यूकॉन को वेज करोगे तो क्यूकॉन का एनसी इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर से खुल जाएगा। तो जब आप इनिशियली जब डीजे क्लोज करने जाओगे तो वहां पर क्या होता है कि सप्लाई तो नीचे तक आएगा, लेकिन आपकी Q118 तो 5 सेकंड के लिए टेम्पोराइज है। और ऑक्सिलरी चलेगी कब? जब ऐसा यूनिट स्टार्ट होगा उसके बाद। तो ऐसा यूनिट तो स्टार्ट होने में 10 से 12 सेकंड का समय लेगा। तो इतने सेकंड के लिए तो क्यूकॉन जो है इंतजार, सॉरी Q118 जो है इंतजार कर सकती नहीं है, वो तो 5 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप कर देगी। तो जब कभी आप क्यूकॉन को वेज करते हो तो उसका एनसी इंटरलॉक जो है वो Q118 की ब्रांच से खुल जाएगा। तो आपका डीजे ट्रिप हो जाएगा। डीजे क्या होगा? ट्रिप हो जाएगा 5 सेकंड के बाद।
तो वो ट्रिप ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, क्यूकॉन को वेज किया है तो साथ ही साथ में आपको Q118 को भी वेज करना है। और दूसरी सावधानी ये है कि आपको डीजे क्लोज करने के 15 से 20 सेकंड बाद बीएलसीपी को क्लोज करना है। क्यूकॉन यदि आपने वेज की है तो जब कभी आपको डीजे क्लोज करना है तो डीजे क्लोज कर लो, लेकिन बीएलसीपी को कब क्लोज करोगे, 15 से 20 सेकंड बाद या एलएससीबीए बूझने के 5 सेकंड बाद। क्लियर? ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो सिंपल सा है कि भाई आपको कॉन्टेक्टर जो भी है ब्लोअर के 3 कॉन्टेक्टर, तो आप तीनों के 3 को वेज कर सकते हो, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप बीएलवीएमटी को हमेशा ओपन रखोगे। और C107 को वेज किया है तो रियोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करोगे। क्लियर भाई? किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई, ऐसा यूनिट ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने टाइम लेकर आपको ये बताया क्योंकि अधिकतर लोगों में आपको ऐसा यूनिट मिलेगा। जी